कहानी है सुखधाम की। एक ऐसा घर जिसकी नींव प्यार और भरोसे पर रखी गई थी। पर समय की धूल जब रिश्तों पर जमती है तो चमक फीकी पड़ने लगती है। आज इस घर की सुबह में पक्षियों की चहचहाहट तो है, पर रसोई से उठते धुएं में आपसी कड़वाहट की गंध भी शामिल है। उफ, ये लकड़ी भी आज गीली है। दीदी, जरा देखिए ना, आग ही नहीं पकड़ रही। मुनीम जी 8 बजे तक आ जाएंगे। तब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ तो वो बिना खाए चले जाएंगे। चले जाए तो चले जाए, क्या मुनीम के आने से मेरे हाथ 4 हो जाएंगे? सारा दिन इस घर की चक्की में पिसती रहती हूँ। और तुम्हें बस मुनीम की फिक्र है, अपनी जेठानी की थकावट नहीं दिखती। सुबह से कुएं से 10 बाल्टी पानी खींच चुकी हूँ, कमर टूट रही है मेरी। दीदी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मुनीम जी के सामने आज भैया अकेले होंगे। अगर हम वक्त पर खाना दे दें तो वो सुकून से बैठकर अनाज की तौल देख पाएंगे। पिछली बार मुखिया जी के आदमियों ने 5 बोरी अनाज कम तौला था, याद है ना? घर का कितना नुकसान हुआ था। नुकसान की बात तो तुम मत ही करो सुगंधा। मुझे सब पता है कि तुम्हारी इस चिंता के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। कल रात तुम और सुमित दबी जबान में शहर जाने की बात कर रहे थे ना? मैं सब सुन रही थी झरोखे से। वो तो बस एक मशवरा था दीदी। सुमित कह रहे थे कि खेती में अब उतनी बरकत नहीं रही, कर्जा बढ़ता जा रहा है। शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो। पर मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया कि घर टूटना नहीं चाहिए। मना किया या नाटक किया? तुम जानती हो कि अगर सुमित शहर गया तो खेती का पूरा बोझ रघुवीर जी पर आएगा। फिर तुम कहोगी कि जमीन बेच दो या अपना हिस्सा अलग कर दो। तुम्हारी इस भोली सूरत के पीछे बहुत गहरी चाल है। दीदी, राम जी की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। ये घर हमारे ससुर जी की अमानत है। उन्होंने मरते वक्त दोनों भाइयों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया था। मैं उस विश्वास को कैसे तोड़ सकती हूँ? क्या आपको सच में लगता है कि मैं इतनी गिर जाऊंगी? जब पेट खाली होता है ना तो इंसान बहुत नीचे गिर जाता है। मुझे तो ये शक है कि मुनीम जी आज सिर्फ हिसाब करने नहीं बल्कि मुखिया जी का कोई खास संदेश लेकर आ रहे हैं। कैसा संदेश? और मुखिया जी का हमारे घर के हिसाब से क्या लेना देना? लेना देना है, मुखिया जी की नजर हमारी सड़क किनारे वाली उपजाऊ जमीन पर है। वो जानते हैं कि जब तक रघुवीर और सुमित एक साथ हैं वो जमीन नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो मुनीम के जरिए बंटवारे का बीज बो रहे हैं। और तुम अनजाने में उनकी मदद कर रही हो। घर के अंदर संदेह की दीवार खड़ी हो रही थी और बाहर साजिशों का जाल बुना जा रहा था। काव्या का शक और सुगंधा की लाचारी। क्या आज की ये सुबह इस घर की एकता की आखिरी सुबह होने वाली थी? घर के आंगन से शुरू हुई कलह अब गांव की चौपाल तक पहुंच चुकी थी। चौपाल जहां न्याय भी होता है और षड्यंत्र भी। रघुवीर अपनी सादगी में इस बात से अनजान था कि जिस मुखिया को वो अपना हमदर्द समझ रहा है वही उसके घर की नींव खोदने की तैयारी में बैठा है। रघुवीर बेटा, हम तो पुराने आदमी हैं। तुम्हारे बाबूजी के साथ हमने जवानी बिताई है, इसलिए जब तुम्हारे घर की खबरें कान में पड़ती हैं तो कलेजा मुंह को आता है। कैसी खबरें मुखिया जी? सब ठीक ही तो है? अरे हमसे क्या छुपाना, पूरा गांव कह रहा है कि छोटा भाई सुमित अब शहर भागने की फिराक में है। कह रहा था कि यहाँ खेती में अब रखा ही क्या है। क्यों? क्या उसे अपने बड़े भाई की मेहनत पर भरोसा नहीं रहा? ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, वो तो बस बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए कुछ ज्यादा कमाने की सोच रहा था। भोले हो तुम रघुवीर, एकदम पिता पर गए हो। आज पढ़ाई का बहाना है, कल अलग चूल्हे की मांग होगी। देखो, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारी सड़क वाली जमीन सुरक्षित रहे। सुना है सुमित ने उस जमीन को किसी शहर के बिल्डर को दिखाने की बात की है। क्या बिल्डर? पर सुमित ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। वो क्यों कहेगा? उसे पता है कि तुम जमीन से प्यार करते हो। लेकिन बेटा, समझदारी इसी में है कि इससे पहले कि वो अपना हिस्सा मांगकर उसे कौड़ियों के दाम बेच दे, तुम खुद समझदारी से काम लो।
जमीन का कागज अपने नाम पक्का करवा लो। पर मुखिया जी, भाई भाई के बीच ये कागजी दीवार, क्या ये ठीक होगा? दीवार सुरक्षा के लिए होती है रघुवीर, रोकने के लिए नहीं। अगर आज तुमने कड़ा कदम नहीं उठाया तो कल को तुम्हारी जेठानी और बहुएं सड़क पर होंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, हमारा काम तो समझाना था। तभी मुनीम जी फाइल लेकर आते हैं। मुखिया जी, हिसाब तैयार है, बस रघुवीर जी के दस्तखत चाहिए इस खास कागज पर। रघुवीर अपनी सादगी में इस बात से अनजान था कि जिस मुखिया को वो अपना हमदर्द समझ रहा है, वही उसके घर की नींव खोदने की तैयारी में बैठा है। एक तरफ भाई का भरोसा था और दूसरी तरफ मुखिया के जहरीले शब्द। रघुवीर के हाथ कांप रहे थे। क्या एक दस्तखत सदियों पुराने इस रिश्ते की बलि ले लेगा? उधर घर में सुगंधा और काव्या के बीच की दरार क्या अब कभी भर पाएगी? शाम की लालिमा आज सिंदूरी नहीं बल्कि खून जैसी सुर्ख लग रही थी। रघुवीर के दिल में मुखिया के शब्दों का जहर इस कदर उतर चुका था कि उसे अपना सगा भाई अब एक दुश्मन नजर आ रहा था। ये वो पल था जहां बरसों का प्यार चंद मिनटों के शक की भेंट चढ़ने वाला था। अरे पूरी हो गई? सामान पैक हो गया या अभी कुछ और चुराना बाकी है इस घर से? भैया, आप इतनी जल्दी? और ये कैसा सवाल है? मैं तो बस देख रहा था कि कल सुबह की बस पकड़नी है तो तैयारी कर लूं। अभी इसी वक्त निकल जाओ। और हाँ, वो नक्शा भी साथ ले जाना जो तुमने उन शहर के बिल्डरों के लिए बनाया है। हमारी पुरखों की जमीन को बाजार में खड़ा करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भैया, क्या क्या कह रहे हैं आप? सुमित ने कभी जमीन की बात नहीं की। हम तो बस बच्चों के स्कूल के लिए। चुप रहो सुगंधा, अब ये सफाई देना बंद करो। देखा आपने जी, मैंने सुबह ही कहा था कि ये लोग चुपचाप दबिश दे रहे हैं। ये भोली सूरत बनाकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका रहे थे। भैया मेरी बात सुनिए, मुखिया जी ने आपको भड़काया है। वो हमारी सड़क वाली जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए हमें लड़ा रहे हैं। मुखिया जी ने मेरी आंखें खोली है। उन्होंने बताया कि कैसे तू शहर में सौदेबाजी कर रहा है। तूने सोचा था कि बड़ा भाई तो सीधा है, उसे क्या पता चलेगा। अरे जिस जमीन पर बाबूजी ने पसीना बहाया, तू उसे कंक्रीट का जंगल बनाएगा? भैया, भगवान के लिए ऐसा मत सोचिए। सुमित आपके लिए अपनी जान दे सकता है। ज़मीन क्या चीज़ है? दीदी, आप तो जानती हैं ना कि सुमित कैसा है। आप ही चुप करवाइए भैया को। क्या चुप करवाऊं? जब सांप आस्तीन में पल रहा हो तो उसे बाहर फेंकना ही भला है। आज जमीन की बात है, कल ये हमें इस घर से भी निकाल देंगे। बहुत हो गया, अब न दलील होगी न सुनवाई। सुमित, तुझे हिस्सा चाहिए था ना? ले, आज मैं तुझे तेरा हिस्सा देता हूं। रघुवीर पागलों की तरह आंगन के बीचों बीच उस लकड़ी से मिट्टी पर एक गहरी लकीर खींचने लगता है। इस लकीर के उस पार तेरा जहान और इस पार मेरा। आज से न तेरा चूल्हा यहां जलेगा, न तेरी परछाई मेरे हिस्से पर पड़ेगी। तू कल नहीं, आज और अभी इस घर से बेदखल है। ठीक है भैया, अगर आपको अपने भाई से ज्यादा उस मुखिया पर यकीन है तो आज ये छोटा भाई आपकी राह से हट जाता है। पर याद रखिएगा, जमीन बांटने से बोझ कम नहीं होता, बढ़ जाता है। नहीं, ये लकीर नहीं है, ये हमारे परिवार का कफन है। मत कीजिए ऐसा। मिट्टी पर खिंची वो लकीर दरअसल दिलों के बीच एक दीवार बन गई थी। जिस घर में कल तक हंसी ठिठोली होती थी, वहां आज सिर्फ सिसकियों और नफरत का सन्नाटा था। मुखिया की चाल कामयाब हो चुकी थी। घट टूट गया था। 1 महीना बीत गया। घर की दीवारें तो वही थीं, पर उनके पीछे रहने वाले लोग बदल गए थे। लकीर ने न केवल आंगन को बांटा, बल्कि खुशियों को भी कैद कर दिया था। ये पानी जैसे पाताल से आ रहा है। मेरा तो बदन टूट गया है। जब से वो दोनों गए हैं, घर का काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। रघुवीर जी, जरा हाथ ही बटा दीजिए। मेरा काम खेत संभालना है, घर के बर्तन और पानी देखना तुम्हारा काम है। और वैसे भी तुम ही तो कहती थी कि सुगंधा सारा दिन बैठी रहती है, काम का नाटक करती है। अब क्या हुआ?
अब क्यों नानी याद आ रही है? पर मुझे क्या पता था कि उस नाटक के पीछे मेरा इतना आराम छुपा है। सारा दिन झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, ऊपर से ये अकेली रसोई। सुबह से रात हो जाती है पर चूल्हा शांत नहीं होता। और आप भी तो सारा दिन मुंह लटकाए घूमते हैं। खेत में क्या सोना उग रहा है अब? खेत की बात मत करो काव्या। अकेले हल चलाना आसान नहीं होता। सुमित था तो हम दोनों भाई मिलकर शाम तक सारा काम निपटा लेते थे। अब वो मुनीम के आदमी आते हैं, काम कम करते हैं और पैसे ज्यादा मांगते हैं। और वो मुखिया, अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कहता है कि जब भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो फिर बुला क्यों नहीं लेते उन्हें वापस? क्यों पाल रखा है ये झूठा घमंड? बुला लूं? जिसने मेरे पीठ पीछे जमीन का सौदा करने की सोची, उसे वापस बुला लूं? काव्या, तुम ही ने तो आग लगाई थी। अब जब हाथ जलने लगे तो ठंडी हवा ढूंढ रही हो। उस दिन चौपाल से आने के बाद तुमने जो जो बातें कहीं, क्या वो भूल गई? सांप आस्तीन में पल रहा है, ये तुम्हारे ही शब्द थे ना? हाँ, मेरे थे। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि घर इतना सूना हो जाएगा। कल रात मैं जब रसोई में थी तो मुझे लगा सुगंधा पीछे खड़ी है और कह रही है, दीदी लाइए, आटा मैं गूंथ देती हूं। मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। रघुवीर जी, क्या हमें सच में मुखिया की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था? क्या हमने सुमित को एक मौका भी दिया अपनी सफाई देने का? मौका उसे दिया जाता है जिसकी नीयत साफ हो। मुखिया जी ने मुझे वो कागज दिखाए थे जिसमें उस सड़क वाली जमीन का जिक्र था। सुमित शहर गया ही इसलिए है ताकि वो वहां के बड़े लोगों से मिल सके। वो हमें बेघर करना चाहता है काव्या, समझती क्यों नहीं? अगर वो हमें बेघर करना चाहता तो जाते वक्त अपनी माँ के गहने मेरे पास क्यों छोड़ जाता? ये देखिए, ये उसने जाते वक्त मेरे हाथ में थमाए थे। कहा था कि दीदी, बुरा वक्त बोलकर नहीं आता, इन्हें रख लीजिए। क्या कोई घर लूटने वाला इंसान अपने गहने छोड़कर जाता है? ये उसने तुम्हें दिए, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताती कैसे? आप तो उस वक्त नफरत की आग में जल रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये भी उसकी कोई चाल है। पर आज जब मैं खुद अकेले काम करते करते थक गई हूं, तब समझ आ रहा है कि वो चाल नहीं, उसका बड़प्पन था। हमने अपने घर की लक्ष्मी को खुद ही घर से बाहर धक्का दे दिया। अब पछताने से क्या होगा? वो शहर की भीड़ में कहां होगा, हमें क्या पता। और अगर मिल भी गया तो क्या वो इस लकीर को भूल पाएगा? देखो काव्या, अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें इसी आदि दुनिया में जीना होगा। ये दुनिया आदि नहीं, ये तो नर्क है, जहां न अपनों की हंसी है न सुकून। ते बहुत थी पर समाधान कोई नहीं। काव्या की थकान और रघुवीर का पछतावा अब एक ही घर की दो छतों के नीचे पल रहे थे। पर क्या नियति उन्हें एक और मौका देगी? गांव की खुली हवा से निकलकर सुमित और सुगंधा शहर के इस कंक्रीट के जंगल में आकर फंस गए थे। यहाँ सूरज की रोशनी भी दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थी। जिस सुकून की तलाश में वे घर छोड़ आए थे, वो यहाँ की भाग दौड़ में कहीं खो गया था। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। सवेरे से आपने कुछ नहीं खाया है। मैं कब से कह रही हूँ कि आज काम पर मत जाइए, पर आप सुनते ही नहीं। कैसे न जाऊं सुगंधा, आज महीने की आखिरी तारीख है। अगर आज दिहाड़ी नहीं मिली तो इस कमरे का किराया कहाँ से देंगे? और फिर बच्चों के लिए जो दूध लाना है उसके पैसे भी तो नहीं हैं। शहर में बिना पैसों के कोई पानी भी नहीं पूछता। पैसे तो हाथ का मैल है, पर आपकी जान से बढ़कर नहीं। देखिए तो, बदन आग की तरह तप रहा है। कभी गांव में जरा सी खरोच भी आती थी तो दीदी पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। और आज इस भीड़ में हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं। दीदी, अब उनका नाम मत लो सुगंधा। जिसे अपने भाई की सच्चाई से ज्यादा मुखिया के झूठ पर यकीन हो गया, उसके लिए हम मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। उस दिन भैया ने जो लकीर खींची थी, उसने मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए। मुझे अपनी गरीबी पर इतना दुख नहीं होता जितना भैया के उस शक पर होता है। भैया तो सीधे हैं,
उन्हें तो बस भड़काया गया था, पर मुझे ताज्जुब दीदी पर होता है। हम साथ में रसोई संभालते थे, साथ में सुख दुख बांटते थे। क्या उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि उनकी सुगंधा ऐसा धोखा कभी नहीं दे सकती? क्या उन्हें ज़रा भी याद नहीं आता होगा कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो मैंने रात रात भर जाग कर उनके पैर दबाए थे। यही तो दुनिया है। यहाँ लोग एहसान जल्दी भूलते हैं और इल्ज़ाम जल्दी लगाते हैं। कभी कभी मन करता है सब छोड़कर वापस चला जाऊं, उसी मिट्टी में मिल जाऊं, पर फिर वो ज़मीन के कागज़ों वाली बात याद आती है। भैया को लगता है कि मैं उनका घर हड़पना चाहता हूँ। ऐसे में वापस जाना अपनी बेइज्जती कराना है। पर कब तक ऐसे रहेंगे? यहाँ न रहने का ठिकाना है, न खाने का भरोसा। आज मुनीम जी की वो बात याद आती है। वो कहते थे कि शहर में सोना बरसता है, पर यहाँ तो सिर्फ पसीना और आंसू ही बरस रहे हैं। काश उस दिन मैंने दीदी के पैर पकड़ लिए होते और लकीर नहीं खींचने दी होती। लकीर मिट्टी पर नहीं, सोच पर खींची गई थी सुगंधा। सुमित चक्कर खाकर गिर जाता है। सुमित, सुमित, आंखें खोलिए, कोई है, कोई मदद कीजिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ बीमारी और लाचारी थी, तो दूसरी तरफ झूठा गौरव और पश्चाताप। शहर की इस छोटी सी कोठरी में आज एक परिवार का भविष्य दम तोड़ता नजर आ रहा था। क्या ये सिसकियां गांव के उस सूने आंगन तक पहुंच पाएंगी? कुछ दूरियां कदमों से नापी जाती हैं और कुछ गलतफहमियों से। गांव की उस अंधेरी रात में रघुवीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुखिया के शब्द अब उसे जहर जैसे लग रहे थे और भाई की यादें किसी ठंडी छांव की तरह। आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इस घर की किस्मत बदल देने वाला था। क्या हुआ जी? कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना नहीं काव्या, जैसे किसी ने कलेजे पर पत्थर रख दिया हो। मुझे सुमित की आवाज सुनाई दी, साफ साफ, जैसे वो मुझे पुकार रहा हो। भैया बचा लीजिए भैया। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मन कह रहा है कि मेरा छोटा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। मन तो मेरा भी भारी है। आज शाम को शहर से दीनू लौटा है, वही जो फैक्ट्री में काम करता है। वो बता रहा था कि उसने सुमित को देखा था। कह रहा था कि सुमित पहचान में नहीं आता, एकदम हड्डियों का ढांचा हो गया है, एक छोटी सी कोठरी में पड़ा रहता है और उसकी घरवाली हमारी सुगंधा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही है ताकि दवा के पैसे जुड़ सकें। क्या मेरी सुगंधा, इस घर की बहू दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है और मैं यहां इस खाली घर का मालिक बना बैठा हूं? लानत है मुझ पर, धिक्कार है मेरी इस छोटी शान पर। दोष सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। मैंने ही आपके कान भरे थे। मुझे लगा था कि हिस्सा मिल जाएगा तो हम ज्यादा सुखी रहेंगे, पर अब समझ आ रहा है कि घर की बरकत दीवारों से नहीं, इंसानों से होती है। रघुवीर जी, अगर सुमित को कुछ हो गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? ये गहने, ये जमीन, ये सब किस काम के? जान पर नहीं काव्या, अब और देर नहीं। मुखिया और उसकी बातों को मैं उसी मिट्टी में गाड़ दूंगा जहां मैंने वो लकीर खींची थी। मैं अभी शहर जा रहा हूं, चाहे मुझे पूरे शहर की धूल छाननी पड़े, मैं अपने भाई को ढूंढ निकालूं। मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं सुगंधा के पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। उसे कहूंगी कि तुम्हारी दीदी मर गई थी, जो अब फिर से जी उठी है। चलिए अभी निकलते हैं। रघुवीर बाहर आंगन में आता है। अंधेरा है, पर वो उस लकीर के पास रुकता है जिसे उसने लकड़ी से खींचा था। मिट जा, हमेशा के लिए मिट जा। ये लकीर मेरे भाई के बीच नहीं, मेरी अक्ल पर पड़ी थी। काव्या, देखो मैंने इसे मिटा दिया है। अब हमारे बीच कोई बंटवारा नहीं है। ये तो मिट्टी की लकीर थी जी, मिट गई। पर दिलों की लकीर मिटाने के लिए हमें सुमित को गले लगाना होगा। चलिए, स्टेशन के लिए पहली बस निकलने वाली होगी। रात के अंधेरे में दो साए घर से बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में कोई सामान नहीं था,
बस आंखों में आंसू और दिल में प्रायश्चित था। ट्रेन की पटरी की आवाज अब उनके दिलों की धड़कन बन चुकी थी। बड़ा शहर है काव्या, इतने सारे लोग, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? दीनू ने बताया था कि वो मजदूर बस्ती में कहीं रहता है, पर वहां तो हजारों कोठरियां हैं। ढूंढ लेंगे जी, खून का रिश्ता है, दिल खुद ब खुद रास्ता बताएगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। आज भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें सुमित तक पहुंचाकर ही दम लेगा। सफर लंबा था पर इरादे पक्के थे। गांव के वो दो सीधे साधे लोग शहर की बेरहम भीड़ में अपने खोए हुए परिवार को ढूंढने निकल पड़े थे। क्या वे वक्त रहते सुमित तक पहुंच पाएंगे या मुखिया की कड़वाहट की जीत होगी? भाई साहब जरा सुनिए, क्या यहाँ सुमित नाम का कोई लड़का रहता है? गांव से आया है, दुबला पतला सा है, उसकी घरवाली का नाम सुगंधा है। अरे भाई, यहाँ हजारों सुमित रहते हैं, किसी काम के आदमी का नाम बताओ, वरना आगे बढ़ो, रास्ता मत घेरो। जी वो बीमार है, बहुत बीमार है। किसी ने बताया था कि इसी गली के आखिरी कोने वाली कोठरी में रहता है। जरा रहम कीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा, वो सरकारी अस्पताल वाला केस? गली के आखिर में जो पीली वाली टूटी दीवार है, उसके पीछे वाली कोठरी में झांक लो, कल वहां एम्बुलेंस आई थी। एम्बुलेंस का नाम सुनते ही रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बदहवास होकर उस ओर भागता है। काव्या भी पीछे पीछे दौड़ती है। सुगंधा, थोड़ा पानी, गला सूख रहा है। बस थोड़ा सा पी लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि दवा असर कर रही है, आप ठीक हो जाएंगे। फिर हम वापस घर चलेंगे, अपनी मिट्टी में। घर? अब कौन सा घर सुगंधा? वो लकीर तो अब दीवार बन गई होगी। भैया ने तो मुझे अपनी यादों से भी बेदखल कर दिया होगा। दीदी, भैया, आप यहाँ? सुमित, मेरे भाई, ये क्या हाल बना लिया तूने? ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे छोटे। भैया, आप सच में आए हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूं? क्या मुखिया जी ने आपको यहाँ भेजा है मेरी मौत का तमाशा देखने? नहीं सुगंधा, मुखिया नहीं, हमें हमारे पाप यहाँ खींच लाए हैं। मुझे माफ कर दे छोटी बहन, मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि हिस्सा मिल जाएगा तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, पर तेरे बिना तो ये दुनिया ही छोटी पड़ गई। दीदी, ऐसा मत कहिए। मैंने तो हर रोज भगवान से यही मांगा था कि आप एक बार आवाज दे दे, मैं दौड़ी चली आऊंगी। मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं थी, बस इस बात का दुख था कि आपने मुझे पराया समझ लिया। छोटे, मुखिया ने हमें लड़ाया ताकि वो जमीन हड़प सके, पर अब और नहीं। मैंने वो लकीर अपने पैरों से रगड़ कर मिटा दी है। अब घर में कोई हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे। तू चल मेरे साथ वापस, उस शुद्ध हवा में तू 2 दिन में ठीक हो जाएगा। भैया, मुझे लगा कि मैं अब कभी गांव नहीं देख पाऊंगा। मुझे लगा कि मैं इस गुमनाम शहर की कोठरी में ही दम तोड़ दूंगा। चुप कर, जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। काव्या, सामान बांधो, हमें अभी निकलना है। इस शहर की धूल अब हमारे रिश्तों पर और नहीं जमेगी। शहर की उस छोटी सी कोठरी में जहां सन्नाटा और मौत का साया था, आज फिर से जिंदगी की लहर दौड़ पड़ी थी। लकीरें मिट चुकी थीं और दिलों के तार फिर से जुड़ गए थे। पर गांव लौटते ही उनका सामना उस इंसान से होना था जिसने ये सारा जहर घोला था, मुखिया। कहते हैं कि जब तक घर के स्तंभ एक साथ खड़े हों, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। सुमित, सुगंधा, रघुवीर और काव्या चारों जब एक साथ उस आंगन में कदम रखते हैं तो वहां की मिट्टी भी जैसे खुशी से चहक उठती है। लेकिन इस खुशी के बीच एक जहरीला सांप अब भी फुफकार रहा था। अरे वाह रघुवीर बेटा, तुम तो कमाल कर दिए, छोटे भाई को ढूंढ ही लाए। मैंने तो सुना था कि शहर की चकाचौंध में लोग अपनों को भूल जाते हैं। खैर, अच्छा हुआ आ गए। मुनीम जी, अब तो सुमित भी आ गया है। जमीन के कागजों पर दोनों भाइयों के अंगूठे लगवा लीजिए। मुखिया जी, अंगूठे तो लगेंगे पर कागजों पर नहीं।
आपकी उन चालों पर जो आपने हमारे परिवार को तोड़ने के लिए चली थी। मुनीम जी, जरा बताइए तो, वो जो आपने 5 लाख का हिसाब बताया था, उसमें असली कर्जा कितना था? वो तो हिसाब तो मुखिया जी ने ही दिया था। हिसाब मुखिया जी ने नहीं, उनके लालच ने दिया था। मुखिया जी, हमने शहर जाकर सिर्फ सुमित को नहीं ढूंढा, बल्कि उस बिल्डर से भी मिले जिसे आपने हमारे नाम का झूठा खत भेजा था। आपने सोचा था कि भाई भाई लड़ेंगे और आप बीच में जमीन मार ले जाएंगे। मुखिया जी, जिस घर की बहुएं एक हो जाएं, उस घर की दहलीज पार करना आपके बस की बात नहीं। आपने सोचा था कि मैं शहर में दब जाऊंगी। मैं तो अपनी दीदी की ताकत लेकर वापस आई हूँ। रघुवीर, ये औरतें बहुत बोल रही हैं। मर्यादा में रहना सिखाओ इन्हें। अगर कल तक बैंक का कर्जा नहीं चुकाया तो ये सब जेल जाएंगे। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। नहीं, आप डकैती कर रहे थे। भैया, ये देखिए शहर से लाया हुआ दस्तावेज। बैंक का कर्जा सिर्फ 2 लाख है, जो हम दोनों भाई मिलकर चुका देंगे, और जो बाकी 3 लाख आपने ब्याज के नाम पर जोड़ा था, उसके लिए पुलिस बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। पगड़ी सर की शान होती है मुखिया जी, पर आपने इसे धोखे की ढाल बना लिया। पुलिस को हमने सारी सच्चाई बता दी है। अब आपकी ये पंचायती थाने में होगी। रघुवीर बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता था। हैसियत जमीन से नहीं, इंसानियत से बढ़ती है। ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर साहब। मिट्टी की मर्यादा लौट आई थी। आज आंगन में फिर से 2 चूल्हे नहीं, बल्कि एक ही रसोई से खुशबू आ रही थी। लकीरें अक्सर जमीन पर खिंचती हैं, पर उन्हें मिटाने का दम सिर्फ प्रेम और विश्वास से। इस घर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। आज से हम सिर्फ एक परिवार हैं। और हम इस घर की मर्यादा की ढाल।